अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by ITEL and Sensodyne K. ललन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में विस्तार से बात होगी जम्मू कश्मीर की राजनीति के बारे में। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था अजीत डोवाल की सलाह पर इस गवर्नमेंट में 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी आई कि हम कश्मीर अब्दुल्ला के बगैर भी चला सकते हैं। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर साबित करना चाहती है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव के बाद वही करेंगे जिससे उनको ये लगेगा कि वो जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सरकार चला पाए जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हो तो जरूर दिल्ली से, मगर ताकतें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंजॉय कर पाए। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये भी इस कशमकश में लगी है कि किस तरह से वो इस परिवार को सत्ता से बाहर रखेंगे। फारूक अब्दुल्ला अपनी पर्सनल लाइफ में जितने फ्लैम्बॉयंट है, अपनी पॉलिटिक्स में भी उतने ही फ्लैम्बॉयंट है। फारूक अब्दुल्ला अपनी पर्सनल लाइफ में जितने शेड्स अपना सकते हैं उतने ही शेड्स वो पॉलिटिक्स में भी अपना सकते हैं। सो राजनीति में सब संभव है। हमने इसी समय में अखिलेश यादव और मायावती को साथ आते देख लिया, हमने इसी समय में लालू यादव नीतीश कुमार को साथ आते देख लिया, हमने इसी समय में पीडीपी और भाजपा को साथ आते देख लिया, इसी समय में हमने कांग्रेस और शिवसेना को साथ आते देख लिया। सारे असंभव संभव होते दिख गए। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। देश में चुनाव है, वाक्य कुछ सुना सुना सा लगता है। कितने ही महीने बीतते हैं कि फिर से नगाड़ों की आवाज आने लगती है। इस दफा चुनाव है जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में और कुछ वक्त के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में। इसलिए आज ललन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में विस्तार से बात होगी जम्मू कश्मीर की राजनीति के बारे में, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और दूसरे दलों के बारे में। इसके बाद रुख करेंगे बंगाल का, जहां पर इंटर्न जो डॉक्टर थी, इंटर्नशिप कर रही थी अपने पीजी के लिए, उनकी रेप और हत्या के मामले के बाद जो जन आक्रोश शुरू हुआ और उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घिरी नज़र आ रही हैं। क्या पॉलिटिक्स है, ग्राउंड पर क्या चर्चा है, क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ललन टॉप का ये वीकली पॉलिटिकल शो जिसका नाम है नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी जम्मू कश्मीर के बारे में, वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर चुनाव होने हैं। 3 चरणों में ये चुनाव हैं, 18, 25 और 1 अक्टूबर, 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, नए सिरे से परसीमन हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां ताल ठोक रही हैं। बात करते हैं टिकट वितरण में क्या चल रहा है, मुद्दे क्या हैं, ज़मीन पर किन मुद्दों का, किन दलों का पलड़ा भारी दिख रहा है। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाऊंगा वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी भटनागर जी से, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत कमाल की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी है फारूक ऑफ कश्मीर के नाम से। I strongly recommend, if you have to pick one book to understand the basics of Kashmir politics, probably this is the book you should read. Opens like a thriller और बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं और बहुत सारी समझाइश भी है। जाहिर सी बात है, आप एक किताब के जरिए दाखिल होते हैं किसी भी प्रदेश की पॉलिटिक्स में और फिर दूसरी किताबों तक जाते हैं। इसके अलावा भी अश्विनी भटनागर जी ने राजीव गांधी की बायोग्राफी लिखी है लोटस ईयर्स के नाम से, और तीसरी किताब हजरत बल में हुई एक बड़े ऑपरेशन पर बेस्ड है जिसका नाम है ऑपरेशन खात्मा। लवली। दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार, इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीटेक डिग्रीधारी अशरफ वानी साहब। इनको भी आप पहले नेता नगरी में देख चुके हैं। अशरफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सौरभ जी। जल्दी मैं आ रहा हूँ कहवा पीने और आपके बगीचे के वो अनार खाने। You are most welcome always. थैंक यू। तीसरे मेहमान हैं द स्ट्रेट लाइन जम्मू के मैनेजिंग एडिटर, इनको भी आप मुखर रूप से कई बार सुन चुके हैं, सैयद जुनैद हाशमी। कैसे हैं हाशमी साहब? बिल्कुल बढ़िया, धन्यवाद। जम्मू में मौसम कैसा है? जम्मू में राजनीतिक मौसम एकदम गर्म है, बीजेपी परेशान है और नेशनल कॉन्फ्रेंस
आश्वस्त है कि सरकार उनकी बन रही है। जी वाह, समराइज कर दिया आपने। तो चलिए आप ही से शुरू करते हैं हाशमी साहब। इस बार आप उम्र में छोटे हैं तो आपकी बारी बाद में आती है अक्सर पैनल में। बीजेपी की लिस्ट पर जो विरोध हुए, जरा तसल्ली से एक एक करके बता दीजिए कि क्या फैक्टर्स चल रहे हैं, किन नेताओं की चल रही है, लिस्ट को रिवाइज क्यों करना पड़ा, और कौन से बड़े नेता हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कौन सी सीटें हैं जो महत्वपूर्ण दिख रही, खासतौर पर जम्मू संभाग में। जुनैद हाशमी। देखें, जहां तक जम्मू संभाग का ताल्लुक है, जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का कोलिशन है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत में हुआ ये कि चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलग अलग दलों से लोग जो है वो भाजपा में आए, भव्य स्वागत हुआ, सभी को पार्टी में शामिल किया गया, लेकिन किसी को नहीं लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में वाकई असेंबली के चुनाव होंगे। अब जब असेंबली के चुनाव आए हैं तो अब हंगामा इस बात पर है कि एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं और 5 कैंडिडेटों में से आपको एक चुनना है। जिस एक को चुना गया उसके ऊपर बवाल कट रहा है। कटरा की सीट है, कटरा की सीट के ऊपर युवा एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, रोहित दुबे। पहली लिस्ट जारी होती है, रोहित दुबे का लिस्ट में नाम है, और जब रोहित दुबे का नाम आता है और उस लिस्ट के ऊपर जबरदस्त हंगामा होता है, क्योंकि लगभग 7 पूर्व मंत्रियों के टिकट कटे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि छम से जिस कैंडिडेट राजीव शर्मा को मैंडेट दिया गया वहां पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। जम्मू नॉर्थ से कांग्रेस से के भारी भरकम नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं इस समय, लंबे समय से अब पार्टी के साथ 6 साल से लगभग चल रहे हैं। श्यामलाल शर्मा को जम्मू नॉर्थ से टिकट मिला। ओमी खजूरिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करीबी माने जाते हैं, वो पार्टी मुख्यालय पर पहुंचते हैं और वो वहां पर हंगामा करते हैं। अब ये सारे हंगामे उन 3 लिस्ट, उसके बाद एक लिस्ट जिस लिस्ट के ऊपर कोई विरोधाभास, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं था, पहले चरण के चुनाव की जो लिस्ट थी उस लिस्ट को 3 लिस्टें विड्रॉ करने के बाद एक लिस्ट वो वाली निकाली जाती है, फिर एक कैंडिडेट की एक लिस्ट निकाली जाती है वो घाटी की। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से वो 2 लिस्टें आती है जिनके ऊपर सारा हंगामा हुआ था, उन दोनों लिस्टों में केवल एक नाम को एडिट आउट किया जाता है, वो नाम है रोहित दुबे का। रोहित दुबे के समर्थक जो है वो गर्म हो जाते हैं, जबरदस्त हंगामा करते हैं। पार्टी को लगता है कि सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद कटरा पहुंचते हैं। कटरा पहुंचकर रोहित दुबे को समझाया बुझाया जाता है और उसको कहा जाता है कोई बात नहीं, आपकी सुनेंगे और आप टिकट आपको ही मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शाम को एक वीडियो ट्वीट किया जाता है, उस वीडियो में नजर आता है कि रोहित दुबे खड़े हैं, बलदेव राज शर्मा जिनको टिकट दिया गया था वो खड़े हैं, उसके अलावा सराफ सिंह नाग रियासी जिले के एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सरकारी मुलाजिम थे, केएस ऑफिसर थे, वहां से इस्तीफा देकर आए थे, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। तो ये सब गले वाले मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब रोहित दुबे वापस कटरा जाते हैं, वो रिट्रेट करते हैं कि जी जो मुझे कार्यकर्ता कहेंगे मैं वही करूंगा। तो किश्तवाड़ में भी हड़कंप देखने को मिला। और अब आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो बीजेपी, जिस बीजेपी में अनुशासन, और जब ये बीजेपी 303 वाली बीजेपी थी, तो जो फैसला दिल्ली से आता था उसको नतमस्तक होकर माना जाता था। आज स्थिति ये है कि अब एक और लिस्ट आनी है, जिस लिस्ट में जम्मू में गांधीनगर बहू की सीट का फैसला होना है और अन्य कुछ और अहम सीटों के फैसले होने हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अनुशासन, जो पार्टी अनुशासन की बड़ी बात करती है और जिस पार्टी में यह माना जाता है कि जो दिल्ली में 2 बड़े नेता तय करते हैं वही सब कुछ होता है, वो पार्टी तीसरी लिस्ट निकालने में झिझक रही है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस सब का कारण ये है कि पार्टी ने बहुत सारे नेता अलग अलग राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी में लाए तो जरूर, लेकिन अब जब मैंडेट बांटने की बारी आई तो संघ कह रहा है कि भाई जो लंबे समय से संगठन के साथ चल रहे हैं उनको दीजिए। उसके बाद एक और प्रेशर ग्रुप है, वो कहता है जी हमारे लोगों को दीजिए। और आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तभी आंदोलन के साथ जुड़े हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर रहे
चंद्रमोहन शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उनके बेटे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रोविंशियल जिला के प्रधान हैं, एडवोकेट कनव शर्मा, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी से बहुत सारे लोग नाराज भी चल रहे हैं। और इसके बीच में मैं आपको ये भी मजेदार बात बताऊं कि पार्टी ने इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए बड़े नेता जिनके टिकट काटे हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक, एक को कहा है आपको गवर्नर बनाएंगे, एक को कहा है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, एक को कहा है कि आपको राज्यसभा का टिकट देंगे। अब ये राज्यसभा का टिकट तो अब तब देंगे जब चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद होगा ये टिकट विकेट का फैसला। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि जम्मू के अंदर जो हड़कंप मचा है इसको किसी तरीके से ठंडा किया जाए। ये बताइए हाशमी साहब, चल किसकी रही है टिकट वितरण में? दिल्ली से सब तय हो रहा है, जितेंद्र सिंह हैं, रैना साहब हैं, कविंद गुप्ता हैं, कौन हैं? नीचे या अरे रुकिए माफ करिए साहब, एक महत्वपूर्ण नाम तो रह ही गया, या एलजी मनोज सिन्हा। देखिए, सिन्हा साहब भी ठीक ठाक खेल जो समझ वो खेल सकते हैं, वो तो खेल ही रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण में जो देखा जा रहा है वो तरुण चुग और जेपी नड्डा और उसके बाद नई दिल्ली, और उसमें एक बड़ी अहम भूमिका जो है संघ की भी है। इस समय राष्ट्र स्वयं सेवक संघ भी एक अहम भूमिका निभा रहा है और ये आरएसएस के ही चलते है कि 2 टिकटों के ऊपर बवाल कट रहा है। एक गांधीनगर की टिकट के ऊपर बवाल कट रहा है क्योंकि गांधीनगर में जहां तक राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का ताल्लुक है तो वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश गुप्ता को टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो है अरुण गुप्ता का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के पास असीम गुप्ता का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के पास कविंदर गुप्ता का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के पास और लगभग 6 प्रत्याशी हैं जो इस सीट के ऊपर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और जम्मू से थोड़ा बाहर लेके जाऊंगा, राजौरी पुंछ के इलाके में। अच्छा, एक और खेला शुरू हो चुका है यहाँ पर। वो जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि जातियों में नहीं बटेगा हिंदू और बटेगा नहीं, और पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, वो जो नारा वो जमीन पर उतरता नजर नहीं आ रहा है। आज जम्मू में ब्राह्मणों की एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस नोट निकालकर इस बात पर विरोध जताया है कि शहर की जो 3 सीटें हैं, जम्मू ईस्ट की बात करें, जम्मू वेस्ट की बात करें, या उसके अलावा गांधीनगर, या उसके अलावा जम्मू साउथ की बात करें, इन 3 सीटों के ऊपर आपने ब्राह्मणों को ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं दिया है। ये बात मेरे पास आई है, प्रेस नोट भी मेरे पास है कि आपने ब्राह्मणों को टिकट इन 3 जगह पर नहीं दिया। अब आप राजौरी पुंछ चलिए, राजौरी पुंछ में राजौरी की सीट के ऊपर एक अजीब खेला देखने को मिल रहा है। वहां पर संघ चाहता है कि विबोध गुप्ता को टिकट मिलना चाहिए। विबोध एक कर्मठ कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं। महामंत्री होते हुए विबोध गुप्ता का टिकट लगभग राजौरी से तय है, लेकिन राजौरी का जो कार्यकर्ता है वो कहता है दिनेश शर्मा को टिकट दीजिए। वो कहते हैं कि जी इससे पहले भी आपने जब एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाना था तो वो भी आपने महाजनों में से बनाया, और अब जो टिकट भी आप देने जा रहे हैं वो भी आप गुप्ता को देने जा रहे हैं। तो अब यहां पर ब्राह्मणों की आबादी इतनी है कि अगर आप एक ब्राह्मण को टिकट देते हैं तो आराम से चुनाव जीत जाएगा। तो दिनेश शर्मा है जो जिनको टिकट के लिए वहां का कार्यकर्ता कह रहा है। अच्छा, एक और आदमी बीच में है, वो तालिब बहुत मशहूर है, वहां से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, तालिब चौधरी। अब उनकी परेशानी ये है कि वो एक बड़े नेता हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले क्योंकि वो कहते हैं गुजर बकरवाल वोट मेरे पास है। अच्छा, ये राजौरी पुंछ के इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने एसटी पहाड़ी कबीला को दिया और ये पूरा इलाका रिजर्व है, और 8 की 8 सीटों के ऊपर दावेदारी है बीजेपी की। और आप सुनकर अचरज में होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को कहा गया कि आप नौशेरा से चुनाव लड़ें। सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं नौशेरा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, या तो जम्मू में आप मुझे बहू से लड़वाइए, या फिर मैं जो पीओजेके के रेफ्यूजीज के लिए एक सीट आपने रिजर्व करके रखी है जिसमें नॉमिनेशन से आपने
लेना है तो मैं नॉमिनेट होकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जाऊंगा। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, कारण क्या है उसका, ये तो वो भली भांति जानते होंगे, लेकिन ये परिस्थितियां हैं। इसी तरीके से आप कालाकोट सुंदरबनी सीट के ऊपर देखिए, वहां पर कालाकोट सुंदरबनी की सीट के ऊपर जिस प्रत्याशी को इन्होंने टिकट दिया है उसके ऊपर भी हंगामा है। लोग कह रहे हैं जी कि आपने टिकट इस बार दे दिया कालाकोट वालों को और आपने सुंदरबनी को तो छोड़ ही दिया, इस बार बारी सुंदरबनी की थी और आपने जिनको टिकट दिया है वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, तो वो एक नाराजगी वहां पर भी चल रही है जबरदस्त कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ये कुल मिलाकर परिस्थितियां ये हैं कि वो जो कहा गया था कि हालांकि बीजेपी ने बहुत हद तक कोशिश की है कि सारा जो ये तूफान आया हुआ है उसको थामा जाए। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं, इनके एक मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, एक्स मेयर, वो मेरे जानकारी के मुताबिक संपर्क साध गए हैं कांग्रेस के साथ। उसके अलावा अन्य कुछ और बड़े नेता हैं जो इसी फिराक में है कि ठीक है बारी जब आएगी, क्या कहते हैं, फॉर्म भरने की, तो हम भरेंगे। तो यहां बीजेपी को थोड़ी सी परेशानी का सामना है। अब मैं रुक कर रहा हूं भटनागर साहब, आपका भाजपा की चर्चा हो रही है जी। जम्मू में पिछले चुनाव के आधार पर ये माना जा रहा है और लोकसभा के दो नतीजे जो हैं 1923 वाले, 19 और 24 वाले, उनके आधार पर कि बीजेपी एक जम्मू में एक बड़ी पॉलिटिकल पावर हो गई है। आप जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को कई डेकेड से ट्रेस कर रहे हैं। जब अब्दुल्लाह अपने उरूज पर थे, उसमें एक दौर ऐसा भी था वो एनडीए का हिस्सा थे, तब उनके कैसे बीजेपी के साथ रिश्ते थे, कौन डील करता था, बीजेपी कितनी जूनियर एलाय थी, जरा उस जमाने के बारे में बताइए, फिर बात आगे बढ़े। देखिए, अगर हम 83 के चुनाव की बात करें, 1983, तो उस ज़माने में जो चुनाव हुआ था उसमें फारूक अब्दुल्ला का पहला बड़ा चुनाव था। उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला की डेथ हुई थी और वो चुनाव मैदान में अकेले लड़ने आए थे और इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी फारूक अब्दुल्ला को हराने के लिए। उस ज़माने में बीजेपी भी उधर वहाँ काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन जब चुनाव का रिज़ल्ट आया तो फारूक ने तो 46 सीटें पाई, वैली से मिली उनको। कांग्रेस ने 26 सीटें पाई। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो फारूक अब्दुल्ला और बीजेपी के जो संबंध रहे हैं 80 से लेके अभी तक, वो कभी हाँ कभी ना वाले रहे हैं। okay. तो वो संबंध ना तो स्थिर है, ना ही वो मैसेज है कोई वोटर के पास कि देवर मोस्टली जो कहते हैं ना पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी की वजह से फारूक अब्दुल्ला ने अपने रिलेशनशिप्स बीजेपी एनडीए सरकार से बनाए। और जब उन्होंने, देखिए तोड़ कब हुई, बीजेपी से जो मोह भंग हुआ उनका, वो तब हुआ जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको साफ कह दिया कि आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम आपको नहीं नॉमिनेट कर सकते। उससे पहले तो सब ठीक चल रहा था, उसके बाद फिर ऑटोनॉमी बिल आया, ये सब काम हुए। सौरभ, जो बात सुन रहे थे अभी हम लोग जम्मू के बारे में, मेरा एक ब्रॉड मैं पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, मैं दूर बैठा हूँ तो इसलिए हो सकता है कि कुछ खामी हो मेरे ऑब्जर्वेशन में, लेकिन मेरे को लगता है कि बीजेपी हैज़ बीन टू क्लेवर बाय हाफ इन जम्मू एंड कश्मीर एवर सिंस दे अबॉलिश्ड 370। और आपने एक सवाल अभी पूछा था कि वहाँ चल किसकी रही है, जो अगर मैं अपना इनपुट अगर दे पाऊँ, मैं दूर बैठा हूँ तो मैं फिर वहाँ मेरे हिसाब से जो बवाल, जो टर्म यूज़ किया गया, बवाल जो हो रहा है कैंडिडेट्स को लेके, वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको उतना उसमें नहीं लिया गया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और टिकट जो बांटे गए हैं वो उसमें 3 लोगों की बहुत भूमिका रही है। उसमें एक सिन्हा साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, राम माधव भी वहाँ पहुँच चुके हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। और जो वहाँ पे लोकल राम माधव पहुँच गए हैं, हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट। जी हाँ, और जो इनपुट वहाँ पे दिया जा रहा है वो ये है कि एक नई अपने हिसाब से एक पौध बनाई जाए। तो साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के जो पुराने ओल्ड टाइमर्स थे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने हाल फिलहाल में पिछले 3-4 साल में इतने सारे डिस्पेरेट एलिमेंट्स को अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया है, ऑल ओवर इंडिया किया है, और कश्मीर में और जम्मू में तो स्पेशली हर तरह के लोग वहाँ पे आए हैं। उससे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है।
और मेरा मानना यह है कि जो टोटल फ़ायदा आज की तारीख में कांग्रेस को जा रहा है जम्मू में, और जम्मू में हो सकता है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ कांग्रेस गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ सीट्स ऑन इट्स ओन स्ट्रेंथ। एनसी अलायंस की जहाँ तक बात है कांग्रेस के साथ, तो देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब का जो मैजिक है, ही इज़ ऑन द वेन नाउ। उनकी उम्र भी है, तबीयत भी ख़राब रहती है, हालांकि फारूक मैजिक इज़ ऑलवेज देयर, वो एक सेकंड में कुछ भी पासा पलट सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जो आगे की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें जो कांग्रेस है, वैली में भी देखिएगा आप, कांग्रेस विल डू वेरी वेल, क्योंकि ऑप्शन नहीं रह गया, इट इज़ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। फारूक अब्दुल्ला की पर्सनल पॉपुलैरिटी और स्टेक श्रीनगर में बहुत था। When you say the magic of Farooq Abdullah, exactly what do you mean by it? क्योंकि हमने उनका राइज देखा, हाँ, है ना, कि ऑल ऑफ अ सडन इंग्लैंड में पढ़ा हुआ एक डॉक्टर और फ्लैम्बॉइंट पॉलिटिशियन जो कहीं से भी कन्फर्मिस्ट नहीं था, और जेएनके के लोग जो काफी हद तक बहुत कंजर्वेटिव हैं, शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं, हाँ, पर बड़े कंजर्वेटिव थे 70s 80s में, और वहाँ ऑल ऑफ अ सडन ये एक पॉलिटिशियन आता है जो एक नामचीन बाप का बेटा है, लेकिन वो बाइक पे एक एक्ट्रेस को बिठा के ले जाता है कैमरों के बीच में, जो अपनी पार्टियों के लिए और वो सब भी जो दर्शक समझना चाहते हैं और आप समझ ही गए उन चीज़ों के लिए मशहूर है। और किस तरह से मिसेस गांधी के दखल के बाद अब्दुल्ला परिवार के भीतर की वो पॉलिटिक्स सेटल होती है, बन जाते हैं, और उसके बाद जो टसल शुरू होती है उनकी और राजीव गांधी की, फिर ये जितने नए नए पॉलिटिकल प्लेयर्स आते हैं, 87 की वो हाराकीरी, और उसके बाद में बहुत अप्स एंड डाउन्स, मिलिटेंसी, वो बैकफुट पर गए, लेकिन हमेशा उनकी ज़रूरत पड़ी। ऑल द यूनाइटेड फ्रंट, ऑल द यूपीएज, ऑल द एनडीएज नीडेड फारूक अब्दुल्ला। लेकिन एक पॉइंट पे आके अभी ऐसा लगा मोदी इरा में कि इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो अब वो दूसरे खेमे से कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक क्या झटका लगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खुद अपनी सांसदी हार गए। बहुत बड़ा झटका था वो, और मैं यहीं से बात अभी शुरू करता हूं कि ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद फारूक अब्दुल्ला की रेलेवेंस या उनका दबदबा था वो कम हो गया। हाँ, वो उनको जेल में डाला गया, उनको इम्प्रिजनमेंट हुआ, डिटेंशन हुआ, वो सब ठीक है, लेकिन छोड़े भी तो गए, और किस प्रेशर में छोड़े गए। जो फारूक साहब के साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि ही इज़ अ वेरी वेरी रीजनल लीडर विद इंटरनेशनल रिच, जो शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इतने सब रीजन से आते हैं। वैली इज ए सब रीजन इफ यू लुक एट इंडिया एज अ होल, और उनकी इतनी पकड़ हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जस्ट इस्लामिक पॉलिटिक्स, इट्स फार बियॉन्ड दैट। और जो फारूक अब्दुल्ला जी को और उसके बाद उमर अब्दुल्ला जी को छोड़ा गया, मेरे हिसाब से प्रीमैच्योर था, इनकी मंशा नहीं थी। वो जब अचानक ही ऑर्डर आया, वो कैसे आया, उसके पीछे एक पूरा इंटरनेशनल प्रेशर है। सो एंड व्हेन ही केम बैक, पहला बात उन्होंने कही मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके बाद से उन्होंने लगातार बयान दिए हैं, और दे हैज ट्राई टू टेक द थिंग अबाउट फारूक अब्दुल्ला इज दैट व्हेन ही इज डाउन he is very aggressive, when he is succeeding he is still very aggressive. फारूक अब्दुल्ला अपनी पर्सनल लाइफ में जितने फ्लैम्बॉयंट हैं, अपनी पॉलिटिक्स में भी उतने ही फ्लैम्बॉयंट हैं। फारूक अब्दुल्ला अपनी पर्सनल लाइफ में जितने शेड्स अपना सकते हैं, उतने ही शेड्स वो पॉलिटिक्स में भी अपना सकते हैं। he knows when to say hi and when to quietly slip away, when to say hi and when to say bye. इंटरेस्टिंग। अशरफ बानी साहब, हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे ख़ास तौर पर वैली में और ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस समय पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या है, लीडरशिप को लेकर किस तरह के सवाल हैं, और कौन से मुद्दे हैं, कौन से बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द वो अपनी व्यूह रचना कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं, उसके बारे में आपसे जानकारी चाहता हूं। अशरफ वानी। पहले सौरभ जी, मैं भटनागर जी को बधाई देना चाहता हूं। इनकी किताब भी मैंने देखी, और इनको तो मैं काफ़ी करीब से नहीं जानता हूं, लेकिन इनके को राइटर जो हैं गंजू साहब,
वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और उनसे मुझे वो किताब मिली थी। जाहिर है दोनों भटनागर साहब भी और गंजू साहब को भी जितनी पकड़ और हर दौर में जो जम्मू कश्मीर में सियासत पर रही है वो बहुत मतलब अद्भुत है, उसमें कोई दुराई नहीं है। तो जाहिर है बहुत अच्छी किताब है, उसके लिए उनको बधाई। दूसरी तरफ जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आप करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रेवोल्यूशन ही के नाम से ही मतलब जाना भी जाएगा तो है भी, क्योंकि आपको अगर आप 47 से देखेंगे, फिर उसके बाद फिर हक राय शुमारी और उसके बाद फिर ऑटोनॉमी, कितने सारे दौर इसके चले, तो ये जम्मू कश्मीर में जुड़ी हुई है हर जगह, हर इलाके में, जम्मू में भी, लद्दाख में भी और कश्मीर में भी। और उसमें फिर अप्स एंड डाउन्स आए इस पार्टी के साथ, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है अभी भी ये पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी संगठित बेस है, जिसके हर जगह पर अपने कार्यकर्ता है, अपनी बेस है, अपनी एक कैडर है। तो वो इस पार्टी को जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो है कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बनाता है। और एक एक्सपेरिमेंट हुआ था अजीत डोवाल की सलाह पर इस गवर्नमेंट में 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी आई कि हम कश्मीर अब्दुल्लाज के बगैर भी चला सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा 3 परिवार, तो 2 परिवार तो पता चल रहे थे हमें कौन से 2 परिवारों ने कश्मीर को लूटा, एक तो अब्दुल्ला परिवार सबसे बड़ा और दूसरा मुफ्ती परिवार। लेकिन तीसरा परिवार जानने में हमें काफी टाइम लगा। एक बार आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं कहा कि तीसरा परिवार कांग्रेस परिवार है, क्योंकि राहुल गांधी हाल ही में कश्मीर में थे, वो अपने आप को, राजीव गांधी अपने आप को और इंदिरा गांधी अपने आप को और खास तौर से नेहरू अपने आप को कश्मीरी कहते थे। वो कहते थे उनकी जड़ें और उनका खून जो है वो जम्मू कश्मीर का ही है, कश्मीर का ही। तो अगर इस वक्त बात करें जब अनुच्छेद 370 हटा, भटनागर साहब ने आपको कहा, तो चूंकि जो अर्थवाइल स्टेट थी 2019 से पहले, उसमें महबूबा मुफ्ती भी मुख्यमंत्री रह चुकी है और उमर अब्दुल्ला भी, और फारूक अब्दुल्ला 5 बार। उमर अब्दुल्ला ने फैसला किया था कि वो अगर चुनाव होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर फिर उनसे ये भी हमने पूछा कि क्या वजह है, वो क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। कहा कि मुझे किसी म्युनिसिपल कमेटी का मेंबर नहीं बनना है, इस सरकार की हैसियत एक म्युनिसिपल कमेटी की जैसी होगी। यहां तक कि आपने भी वो देखे होंगे उनके ट्वीट्स, उनकी बातें कि मैं अपनी चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी साहब के पास नहीं जाऊंगा, तो उनसे इजाजत मांगूंगा। तो वो उनका तब ये था कि मैं एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं, तो मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर बनना मेरे लिए गवारा नहीं है। और उसी लाइन पर महबूबा मुफ्ती ने भी बात कही थी। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो हमने पूछा भी उमर अब्दुल्ला से, क्या वजह हुई उमर अब्दुल्ला ने अपना फैसला बदला। पहली बार तो उन्होंने जिस दिन घोषणा हुई थी चुनावों की, ये कहा कि अब डॉक्टर साहब की सेहत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब ने क्योंकि जो अभी आपको भटनागर साहब ने कहा है कि कितने एग्रेसिव फारूक अब्दुल्ला होते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने जिस दिन चुनाव घोषित हुए जम्मू कश्मीर में, तारीखों की ऐलान हुआ, तो उनसे सबसे पहले पत्रकारों ने कहीं पूछा कि आपका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने कहा मैं हूं, मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे जम्मू कश्मीर को ठीक करना है, संभालना है, यहाँ लोगों को राहत देनी है। तो उसके थोड़ी देर बाद उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि डॉक्टर साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो पार्टी को ये नहीं करते हैं, ये मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है, मैं इस चुनाव को लड़ूंगा। तो उसके बाद फिर आखिरकार उनकी घोषणा भी हुई कि वो गांधरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर साबित करना चाहती है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आपको मैं ये भी दिलचस्प बात बताऊं कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये भी इस कसमकस में लगी है कि किस तरह से वो इस परिवार को सत्ता से बाहर रखेंगे। और अगर हम उसकी बात करेंगे कि पहले दिन ये लग रहा था कि अब बस कांग्रेस का भी वोट बैंक, और जो जून में नतीजे आए लोकसभा चुनावों के, उसके अगर आंकड़े देखें तो दोनों का मिलाकर आसानी से सरकार बन रही है। लेकिन अब जो ही ये विधानसभा चुनाव आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पहले चरण के लिए जो है नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई, साफ हो गया कि कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे। लेकिन आज एक दिलचस्प मूव इस पूरे चुनाव में आया। 6 उम्मीदवार जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, उन्होंने अपने नाम वापस लिए। तो कहीं ना कहीं जब मैंने इसको खंगाला भी आपसे बातचीत करने से पहले कि क्या कारण है,
कुछ वो लोग बोल रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके उम्मीदवार वापस नाम ले रहे हैं। एक फेसबुक पोस्ट किसी एक उम्मीदवार का मैंने देखा, वो कह रहा था कि अगर हम चुनाव में रहेंगे तो सेक्युलर वोट जो डोडा किश्तवाड़ में है वो बढ़ जाएगा, बीजेपी को फायदा होगा। तो वो चाहते हैं भले जो सेक्युलर वोट मीन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन, अगर उनकी जीत हो जाएगी तो वो कम से कम बीजेपी की जीत से हमारे लिए बेहतर होगी। ये गुलाम नबी आजाद की पार्टी की सोच और उनके उम्मीदवारों की सोच है। तो कहीं ना कहीं उस बात को जिसकी हवा पहले चल रही थी जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई, कि अब वो जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बी टीम है, तो उस बात को भी अब लग रहा है कि कोई उसमें दम नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ कमियां हैं, जहां तक मतलब उनके भी कुछ नेता नाराज हुए, और लेकिन लगातार इस पार्टी और इस गठबंधन को सत्ता से दूर रखने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास चल रहे हैं जगह जगह पर। यहाँ तक कि जिस अंदाज से अब उभर कर जम्मू कश्मीर में चुनाव आ रहा, खासतौर से अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कई सारे जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है, चाहे अपनी पार्टी हो अल्ताफ बुखारी की या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो महबूबा मुफ्ती की, तो वो कहीं ना कहीं जो है इन चुनावों को काफी इस पे जोर दे रहे हैं और लग रहा है कि वो कुछ सीटें निकालेंगे इन चुनाव में। और सबसे बड़ा प्लेयर जो इंजीनियर रशीद है, और क्या इंजीनियर रशीद की पार्टी को एक बड़ी पार्टी एक गठबंधन में बनाकर बीजेपी कामयाब होगी, वो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा जब इंजीनियर रशीद की जेल से रिहाई होगी। और उस जेल की रिहाई को कितना बड़ा सेलिब्रेशन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा या करवाया जाएगा, वो भी देखने वाली बातें होंगी। तो कुछ जब तक पहले चरण का चुनाव होता है तब तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर में भविष्य जो है, भविष्य की सरकार किसके पास होगी और उसकी दिशा क्या होगी। थैंक यू सर। जुनैद, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर? जहां तक इंजीनियर रशीद का ताल्लुक है, मैं सिर्फ सबसे पहले भटनागर साहब ने जो कहा तो करेक्शंस करना। एक तो भटनागर साहब को पहले मैं ये बोलूंगा कि जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, कांग्रेस का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी में डिसरे है, लेकिन संगठन के तौर पर इस वक्त बीजेपी कांग्रेस के कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत अभी भी दिख रही है। नंबर 2, ये लोकसभा चुनाव में भी मेरे ख्याल से दिखा, क्योंकि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैं आपसे, वानी साहब सबसे बात कर रहा था, सबने ये कहा कि हाँ साहब, जो उधमपुर वाली सीट है वहां कांग्रेस एक अच्छी फाइट दे रही है, लेकिन ओवरऑल फिर बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल माइट दिखी लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल माइट है, और दूसरा ये कि जहां जहां पर भी विरोधाभास है वहां फौरन बीजेपी के लोग जाकर रफू करने की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक कर पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन सौरभ जी, कुछ सीटें हैं जम्मू में जिन सीटों के ऊपर यूं माना जाता है कि बीजेपी को केवल कैंडिडेट खड़ा करने की जरूरत है, लोग वोट देंगे। जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ और उसके बाद जम्मू साउथ। अब कांग्रेस की दिक्कत, अब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे मैं चाहता हूं आप आए, और अशरफ वानी के बातों से आप कितने सहमत असहमत हैं, और इंजीनियर राशिद वाले प्रकरण पे। जी, वो मैं कह रहा था। जहां तक वानी साहब का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात के तौर पर संगठित और ऑर्गेनाइज जमात रही पूरे इस 5 अगस्त 2019 के बाद भी। बहुत कोशिशें की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 फाड़ 3 फाड़ करने की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से अशफाक जब्बार के अलावा कोई भी आदमी पार्टी छोड़कर नहीं गया। अली मोहम्मद सागर के घर पर बिल्डोजर गए। बड़ी बार सुनने को मिला सलमान सागर पार्टी छोड़ रहे हैं, बड़ी बार सुनने को मिला कुछ और लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में से कोई भी नहीं गया। इस समय की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो रीजनल पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे मजबूत जमात है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक वानी साहब का ये कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर या वो जो इंजीनियर रशीद को लेकर कह रहे हैं, देखिए एक बात तो है, एक सेंटिमेंट था इंजीनियर रशीद को लेकर उस वक्त कि जी इंजीनियर रशीद जेल में है और हमने इसको बाहर निकालना है। सोशल मीडिया पर वो सेंटिमेंट जो है चला और अनएक्सपेक्टेड वहां से इंजीनियर रशीद जीत गए। अब अगर मैं बिल्कुल कोरी कोरी बात करूं तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और नई दिल्ली में भी सब लोग चाहते थे कि सज्जाद गनी लोन जो है वो जीतने चाहिए, और मकसद सिर्फ एक था कि उमर अब्दुल्ला हारने चाहिए, दोनों मुख्यमंत्री हारने चाहिए। ठीक है जी, तो दोनों मुख्यमंत्री हार गए, उमर अब्दुल्ला भी हार गए, पूर्व मुख्यमंत्री, और महबूबा मुफ्ती भी हार गई। अब इंजीनियर रशीद का जहां तक ताल्लुक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इंजीनियर रशीद की पार्टी एग्जिस्ट
करती है। और अगर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को खतरा है कि नॉर्थ कश्मीर में उनको जबरदस्त नुकसान हो सकता है, वो है इंजीनियर रशीद की पार्टी। वो कैसे? मान लीजिए 4 तारीख को इंजीनियर रशीद को बेल मिल जाती है, 4 तारीख को इंजीनियर रशीद को छोड़ दिया जाता है। तो इंजीनियर रशीद को जब 4 तारीख को छोड़ा जाएगा तो वो आदमी जिसके लिए आपने सोशल मीडिया पर कैंपेन किया और हीरो बनाकर उसको प्रेजेंट किया, और आपने कहा कि लोकसभा का सदस्य बनने के बाद इसको जेल से बाहर छोड़ा जाएगा, जब ये हीरो वापस पब्लिक के बीच में आएगा तो देखना ये होगा कि क्या इसको उसी तरह का रिसेप्शन मिलता है जिस तरह का रिसेप्शन इसे जेल के अंदर मिला। दैट ही वाज इनसाइड द जेल, लेकिन चुनाव जीत गए। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर आते हैं। मैं सीधे सीधे 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर पूछना चाहूं। नंबर 1, क्या विपक्ष का कोई भी ऐसा नेता जिस नेता के ऊपर ईडी या सीबीआई का कोई मामला हो और वो इस समय जेल के बाहर हो या वो जेल नहीं गया हो, ऐसी एग्जांपल आपके पास रेयरली कोई होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर ईडी का मामला था। ईडी के मामले में कोर्ट से एक जजमेंट आया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी के मामले से वो बरी हो गए। लेकिन सीबीआई में ऑलरेडी उनका एक मामला है, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सीबीआई में मामला है। दोनों मामलों में लचक क्यों? और यहां के राजनीतिक गलियारों में ये बात चल रही है कि आने वाले समय में संभवतः अगर बीजेपी को जम्मू में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, नेशनल कॉन्फ्रेंस को घाटी में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो संभवतः प्री पोल तो कांग्रेस एनसी अलायंस है, लेकिन पोस्ट पोल बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की भी संभावनाएं हैं। और राजनीतिक गलियारों में लोग ये बात भी पूछ रहे हैं, जब विपक्ष के किसी भी नेता को केंद्र सरकार ने सुख का सांस लेने नहीं दिया और हर नेता को जो भी उनको लगा कि ये पोटेंशियल है, ये रीजनल एक बड़ा प्लेयर है, ये रीजनल एक खतरनाक प्लेयर है, ये प्लेयर हमारे साथ नहीं आ रहा है, सभी प्लेयर्स को सीबीआई, ईडी, ये सारे सिलसिलों से गुजरना पड़ा। केवल और केवल जम्मू कश्मीर के 2 नेता हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई का मामले अभी भी इनके ऊपर हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ होते हुए नहीं देखी। हमने ये भी बीजेपी के सर्कल से शुरुआत में सुना था, वो कह रहे थे कि हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जेल पहुंचाएंगे, हमने सुना है, तकरीरें सुनी है, लेकिन आज ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 370 की बात थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में और भी कई बातें थी, लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर नहीं किया, उन्होंने प्रहार किया कांग्रेस के ऊपर कि आप इनके साथ अलायंस क्यों कर रहे हैं, आप ये अलायंस में क्यों जा रहे हैं। और कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से जिनसे मेरी बात होती रही है, वो इस बात को छुपाते नहीं थे, कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो संभवतः पोस्ट पोल में हम देखेंगे हमें क्या करना है। अब अंत में एक और बात, वो ये है कि जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ताल्लुक है, प्री पोल अलायंस जो हुआ है, इस प्री पोल अलायंस में कई जगहों पर जहां फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, उस फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के नतीजे में संभवतः वहां पर बीजेपी एक बड़ी मजबूत पोजीशन में आती है। मिसाल के तौर पे डोडा ईस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी भी खड़े हुए, कांग्रेस का प्रत्याशी भी खड़ा हुआ है, एक पूर्व कांग्रेस नेता जो अब डीपीएपी में थे वो भी खड़े हुए हैं, तो 3 नेता एक साथ खड़े हैं। अब डीपीएपी नेता ने तो विड्रॉ नहीं किया, वो तो अभी भी चुनाव में है। मतलब जहां पर कांग्रेस मजबूत है, जहां पर डीपीएपी का नेता मजबूत है, वहां पर वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जहां पर वो कमजोर है, जहां पर उसके खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वहां पर वो कहता है कि नहीं, यहां से मैं विड्रॉ कर रहा हूं। तो इसलिए जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, तो हमने जम्मू कश्मीर में चीजें देखी हैं कि पहले चुनाव लड़ा जाता है, खासतौर पर घाटी में चुनाव लड़ा जाता है बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और चुनाव के बाद जब आप सीटों की गिनती और सारा कुछ सामने आता है, तो आप फिर सारे समीकरण बदल जाते हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर अंत में एक और चीज, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, भटनागर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, वो भी इस बयान से वाकिफ होंगे। उन्होंने कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान है, इफ यू वांट टू रूल इन जम्मू एंड कश्मीर यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिल्ली। तो राइट साइड ऑफ दिल्ली का मतलब ये हो गया कि डॉक्टर साहब ये जानते हैं कि अगर मुझे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में
एक वो सरकार चलानी है जिस सरकार में मुझे मैनिफेस्टो में मैंने जो वादा किया है कि मैं प्रिजनर्स को छोड़ूंगा, पीएसए को लेकर कोई वादे किए हैं, होम डिपार्टमेंट को लेकर जो मैंने वादे किए हैं, और वो ये भी जानते हैं कि जब तक पुलिस आपके कंट्रोल में जम्मू कश्मीर में नहीं है, जब तक आप डिप्टी कमिश्नर से अपना काम न करवा पाए, तब तक आपकी सरकार बनाने का कोई औचित्य यहां पर नहीं है। इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, चुनाव में क्या होगा, इस पर टिप्पणी किए बगैर एक बात तो बिल्कुल साफ है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव के बाद वही करेंगे जिससे उनको ये लगेगा कि वो जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सरकार चला पाए जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हो तो जरूर दिल्ली से, मगर ताकतें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंजॉय कर पाए, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो तब तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल नहीं है जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो ताकतें हैं उन ताकतों में से कुछ शेयर उनको ना मिले। तो कैसे मिलेगा? क्या वो कांग्रेस के साथ पोस्ट पोल अलायंस में मिलेगा? तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैज केप्ट ऑल हिज डोर्स ओपन। उमर अब्दुल्ला को लेकर देखते हैं। पटनागर साहब, हमने दो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स की बात की, बीजेपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। महबूबा मुफ्ती, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, इज इट अ स्पेंट फोर्स नाउ? जिस अनंतनाग ने कभी मुफ्ती मोहम्मद सईद का साथ नहीं छोड़ा, जिन मुफ्ती मोहम्मद सईद पर यह इल्जाम लगा कि कांग्रेस की फारूक अब्दुल्ला से प्रॉक्सिमिटी के चलते सबसे पहले इस्लामिक चरमपंथियों को अगर घाटी में किसी ने प्रश्रय दिया तो वो अनंतनाग की साउथ कश्मीर की बेल्ट में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिया। और ये 87 की उस चर्चित चुनाव से भी कुछ एक बरस पहले की बात है। सबसे पहले अगर हिंसक घटनाएं कहीं हुई, टारगेटेड किलिंग कहीं हुई, तो अनंतनाग में हुई। वो एक ट्रेजेक्ट्री है। वहां से मुफ्ती मोहम्मद सईद जो जूझ रहे थे 1.5 दशक 2 दशक से अब्दुल्ला के खिलाफ, उनको नागवार गुजरा कि राजीव गांधी करीब जा रहे हैं। फिर समय का चक्का देखिए, वो जनता दल में आते हैं, देश के गृह मंत्री बनते हैं। पर इससे पहले कि जीके में दिलचस्पी रखने वाले उनका नाम याद कर पाते, उनकी डॉक्टर बेटी रूबिया सईद का किडनैप हो जाता है और जेकेएलएफ के जो आतंकवादी ये कृत्य करते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। पूरी सरकार घुटनों पर आ जाती है। फारूक अब्दुल्ला लाख विरोध करते रहे मुख्यमंत्री रहते हुए। वो एक ट्रेजेक्ट्री है। उसके बाद वो अपनी पार्टी फ्लोट करते हैं, सत्ता में आते हैं, कभी कांग्रेस के साथ गठजोड़ करते हैं, कभी किसी और के साथ, और गुपकर अलायंस में तो उनकी बेटी भी साथ आ गई है। और वही मुफ्ती मोहम्मद सईद जिन पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने सबसे ज्यादा हुर्रियत वाली स्ट्रीम की पहरेदारी की, चरमपंथियों को, इस्लामिक कट्टरपंथियों को अपने साथ रखा, भाजपा के साथ मिलकर सरकार भी बनती है। सो राजनीति में सब संभव है। हमने इसी समय में अखिलेश यादव और मायावती को साथ आते देख लिया, हमने इसी समय में लालू यादव नीतीश कुमार को साथ आते देख लिया, हमने इसी समय में पीडीपी और भाजपा को साथ आते देख लिया। अब ज्यादा कुछ बचा, इसी समय में हमने कांग्रेस और शिवसेना को साथ आते देख लिया। सारे असंभव संभव होते दिख गए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, पीडीपी पॉलिटिकली अभी कहां है? क्योंकि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती चुनाव हारी है लोकसभा का, अब वो भले ही कह रही हूं कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी, और क्यों नहीं लड़ूंगी? क्योंकि मैं एक ऐसी सरकार में बीजेपी के साथ सीएम रही जिसमें 12,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर वापस ली, अब कर पाऊंगी क्या, और वगैरह वगैरह। एक उनका लंबा स्टेटमेंट है। मैं उस पर आपकी राय चाहता हूं। पीडीपी की पॉलिटिक्स, क्या अब उसको इंजीनियर राशिद और बाकी जो सारी पार्टियां हैं वो कैप्चर कर लेंगी उस स्पेस को, या कुछ और संभावना है, या दे विल कम बैक? देखिए, टू गिव हर ड्यू क्रेडिट, हम उससे एग्री करें या ना करें वो दीगर बात है, लेकिन महबूबा जी ने काफ़ी काम किया है टेररिज्म से अफेक्टेड विक्टिम्स के लिए और टेररिस्ट की फैमिलीज़ के लिए। वो गांव-गांव जाके उन्होंने पिछले 90s से लेके और अभी तक उन्होंने बहुत एक तरह से, वो कहती थी कि हमारे भाई लोग हैं, हम उनके साथ उनका दर्द बांटना चाहते हैं, जो कि पुलिस बलों के द्वारा मारे गए लोग वगैरह। मुफ्ती साहब की भी जो एफिलिएशन थी, एक ज़माने में सौरभ आपको बताऊं कि उनको कहा जाता था वो जमात के अमीर हैं। ही वॉज कॉल्ड द अमीर ऑफ जमात इस्लाम इन कश्मीर, और उनका दबदबा था, उनका अपना एक था। और जब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती आई तो उन्होंने भी एक अपनी जगह बनाई, जो कि सो कॉल्ड
प्रो पाक एलिमेंट्स हैं और उग्रवादी एलिमेंट्स हैं, उसमें हुर्रियत के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज की तारीख में मेरे को लगता है कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है तो उनके साथ, लेकिन थोड़ा छिटक गई है उससे। ओके। और उसका कारण ये रहा है कि उनको रिकनेक्ट करने का मौका नहीं मिला। वो आप जानते हैं जब 370 हटाया गया उसके बाद काफ़ी सारी नेता जैसे डिटेंशन में चले गए और थोड़ी पॉलिटिक्स बदल गई है वहाँ की। इस वजह से इररिलेवेंट तो नहीं हुई है महबूबा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें अब वो ताकत नहीं बची कि वो एक ऐसी पार्टी को साथ लेके चले जो कि सरकार बनाने या कहीं ना कहीं एक अच्छा सीट पाने की कुव्वत रखती हो। तो उन्होंने एक इजी वे आउट ले लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और एज अ मैटर प्रिंसिपल हम नहीं लड़ना चाहते वगैरह, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आपने कुछ कोट भी की उसमें। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट शी डजंट हैव इट in her right now to contest this election in any effective way. The other thing I would want to talk about is कि national conference में इस वक्त who is in charge? फारूक अब्दुल्ला साहब इंचार्ज हैं रैली, या उमर साहब अपना कुछ दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा सवाल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका जवाब इसी से आएगा कि फारूक अब्दुल्ला कितना अपना हाथ खोलते हैं और उमर अब्दुल्ला को कितना वो एक एल्बो रूम देते हैं। अभी तक जो उमर अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स रही है वो अंडर द शैडो ऑफ हिज फादर रही है। मेरे को याद है 2002 के चुनाव के दौरान मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था ये बात, तो उन्होंने ये बात साफ कही थी कि भाई आई एम नॉट लाइक माई फादर बिकॉज वॉज माई फादर लाइक हिज फादर। शेख साहब एकदम अलग किस्म के आदमी थे, फारूक अब्दुल्ला साहब एकदम अलग किस्म के आदमी हैं, एंड मैं भी अपनी डेस्टिनी चार्ट आउट करूँगा अपने हिसाब से। और उन्होंने इस बात को बहुत साफ कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं फारूक अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स में जिनसे वो एग्री नहीं करते। ये जो किताब है मेरी और RC गंजू साहब की, इसमें हमने वो पूरा इंटरव्यू कोट किया है। जी बिल्कुल। एंड उमर अब्दुल्ला का मानना यह है कि उनकी जनरेशन के जो पॉलिटिशियंस हैं और उसमें महबूबा भी हैं, क्योंकि उस ज़माने में ये 32 साल के थे उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा भी उसी एज ब्रैकेट में थी। तो कह लें जो नई जनरेशन के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास वो बैगेज नहीं है जो मुफ्ती के पास था, जो फारूक अब्दुल्ला के पास था या और लोगों के पास था। दूसरी बात यह है कि ये सब बहुत वर्ल्ड व्यू उनका बदल चुका है। ओके। तो उसने लोन साहब का भी नाम लिया कि लोन साहब हमारी तरह नौजवान हैं और वो भी एक अलग तरीके से कश्मीर को देखते हैं, एक नई निगाह से कश्मीर को देखते हैं। ये बात पुरानी है, 20 साल पुरानी है, तो अब वो उतना नया व्यू नहीं रहा। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट कश्मीर पॉलिटिक्स अब मूव करने जा रही है फारूक अब्दुल्ला से और मुफ्ती के जैसे जो बैगेज वाले लोगों उनसे। मेरे को जो लग रहा है, एंड आई माइट बी ओवर स्ट्रेसिंग इट, बट द फैक्ट इज़ कि उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं अपने फॉर्म में आने के लिए छटपटा रहे हैं। 2002 के चुनाव में भी वो उनकी हार हुई, उसके बाद भी लगातार फिर जीत हुई। उसमें फारूक अब्दुल्ला का इतना बड़ा हस्तक्षेप कि उमर अब्दुल्ला खून का घूंट पी के रह गया। आपको तो मालूम ही है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो इस बात पे अब्दुल्ला परिवार में बाकायदा एक बहस हुई थी कि फारूक अब्दुल्ला सेड आई एम द चीफ मिनिस्टर एंड ही सेड इट ऑन टीवी। जब रिजल्ट आ रहा था तो उनको टीवी में पूछा गया कि कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, आप बनेंगे कि उमर बनेगा? कहना भाई आई एम द चीफ मिनिस्टर। और बाद में फैमिली प्रेशर की वजह से फारूक हैड टू स्टेप असाइड। मेरे हिसाब से फारूक अब्दुल्ला की, मेरे को नहीं मालूम लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, लेकिन वानी साहब बता पाएंगे कि हु इज रियली इन चार्ज राइट नाउ देयर इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। उस पर आएंगे सर, लेकिन क्वेश्चन ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी से इतर पीडीपी और जो बाकी, चाहे वो अल्ताफ बुखारी की पार्टी हो, गुलाम नबी आज़ाद ने भी एक पार्टी बना ली, हालांकि कह रहे हैं स्वास्थ्य खराब है, हो भी सकता है, तो उसकी वजह से मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। फिर क्या ही जमीन पे असर दिखेगा? लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि पार्टी बना तो ली लेकिन खिंचे से रहे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बाकी प्लेयर्स की जमीन कैसी है अभी? इट इज स्ट्रेट कॉन्टेस्ट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। बाकी बीजेपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस? नो,
It is a straight contest between BJP and Congress, with NC playing a supporting role in Diwali. ओके, अशरफ वानी साहब, पीडीपी और दूसरे प्लेयर्स की पॉलिटिक्स। जहां तक बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, अगर कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टीज हैं, उनको पता है कि कश्मीर कितना महत्वपूर्ण रखता है, कितनी महत्वपूर्णता है कश्मीर की नेशनल पॉलिटिक्स में। इसीलिए बीजेपी का दशकों से ये ख्वाब था कि किस तरह से वो जम्मू कश्मीर में सत्ता पाए, और 2014 में नरेंद्र मोदी की वेव के चलते वो मुमकिन हो पाया। और उसके बाद जो है काफी कोशिश की पिछले 10 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कि जम्मू में तो उसका पार्टी बेस है, लेकिन कश्मीर में भी किसी हद तक वो जो है इस अपनी पार्टी का बेस जो है वो बनाए। बहुत मेहनत की, बहुत नेताओं को लाया, बहुत प्रॉक्सीज को खड़ा किया, यहाँ तक कि मैं 2 दिन पहले अल्ताफ बुखारी से मिला था, उनको भी जो है काफी हेल्प की पार्टी लॉन्च करने में बीजेपी ने। लेकिन पहले, क्योंकि पहली जो भी देश में दल सत्ता में होता है, जम्मू कश्मीर में जिस किसी पार्टी की सरकार बनी है वो उसके साथ इनकलिन रहा। उसकी मजबूरी ये थी कि जम्मू कश्मीर आर्थिक तौर पर और रिसोर्सेज के तौर पर इतना पावरफुल स्टेट नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज पर राज्य को चला सके। यहाँ पर जितना भी काम होगा वो केंद्र सरकार के सहयोग के बगैर मुमकिन नहीं है। तो यही कारण था कि जब 1998 में नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ मिली थी वाजपेयी की एनडीए गवर्नमेंट में, तो यही एक पर्पस था। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज से उस पार्टी का जनाधार नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए नीचे खिसका, तो उन्होंने उस गठबंधन को न सिर्फ छोड़ा बल्कि दोबारा ये साफ कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कई बार मेरे साथ ये बात कहा है कि दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इन हिज पॉलिटिकल लाइफ टू गेट a coalition with बीजेपी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को ये लग रहा था कि जो वाजपेयी का विजन और पॉलिटिक्स थी, शायद नरेंद्र मोदी को भी उस तरह की पॉलिटिक्स पर वो आमादा करें। किसी हद तक तो किया कि जैसे कि 370 को जो 15 पॉइंट प्रोग्राम बना था उस पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, काफी मेहनत के बाद बना। और जो पीडीपी चाहती थी उन्हीं लाइन्स पर बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। और जब फिर 2019 5 अगस्त को उससे पहले गठबंधन बीजेपी ने पीडीपी के साथ तोड़ा और उसके बाद फिर अनुच्छेद 367 हटाया। उसके बाद पीडीपी को भी एहसास हो गया कि उनके राजनीतिक सफर में, क्योंकि वो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी नई है, 1997-98 में बनी वो पार्टी, तो उसके बाद जो है अब अपनी पार्टी जो कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद बनी, उसके प्रमुख या उसके संस्थापक अल्ताफ बुखारी भी कहते हैं कि उनका बीजेपी से अब न भविष्य में कोई दूर दूर तक रिश्ता रहेगा और ना ही कोई गठबंधन। तो जाहिर है कि कश्मीर में जो बीजेपी चाहती थी वो हासिल नहीं कर पा रही है। ये अगर कांग्रेस और बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल करनी है, उनको कश्मीर के किसी भी क्षेत्रीय दल की मदद जरूरी है, जिसको कांग्रेस ने बांपा के, और वो परिस्थितियां भी थी। इंडिया गठबंधन का नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा था, यहां तक कि पीडीपी भी उसका हिस्सा था, लेकिन उन्होंने पीडीपी के बजाय जो है प्रेफर किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और सिर्फ लड़ाई इसी बात को लेकर है कि जो जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार बने उसमें कांग्रेस का दखल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से। और भारतीय जनता पार्टी की अभी भी कोशिश है, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर में जिस अंदाज से सभी पार्टियां, सभी दल अब उनसे किनारा कर रहे हैं, उनको कोई दोस्त या कोलिशन पार्टनर कश्मीर में पाना काफी मुश्किल है। और जो अब उनकी तरफ से रणनीति यही है कि इतनी कमजोर और इतनी बटे हुए घटक और दल कश्मीर में बने ताकि उनमें फिर बात न बने, फिर सरकार को लेकर 5-5 महीने 6-6 महीने की कोलिशन सरकार बने जो टिके ना और कमजोर रहे, और जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल है उसकी तरफ से सत्ता चलती रहे। ऑलराइट, थैंक यू। ऑन दैट नोट हम ये बातचीत समाप्त करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, इसलिए वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अश्विनी भटनागर जी, अशरफ वानी जी, सैयद जुनैद हाशमी जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले सत्र की तरफ। नेता नगरी के इस सत्र में हम विस्तार से बात करेंगे बंगाल में हुए हत्या और रेप के मामले पर,
बात करेंगे उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों पर, विरोध प्रदर्शन पर और राजनीति पर। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 वरिष्ठ पत्रकार, इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर जयंत घोषाल, वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक और ऋतिक मंडल। सबसे पहले हम सुबीर भौमिक जी के पास चलते हैं। सुबीर दा, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बंगाल में इस वक्त ये कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है? टीवी डिबेट्स तक सीमित है या लोगों के घरों में डिस्कशन हो रहा है? सड़कों पर क्या स्थिति है? और क्या ये ममता बनर्जी सरकार का, जब से वो सत्ता में आई है तब से अब तक का सबसे लो पॉलिटिकल मूवमेंट है? बहुत सारा सवाल आपने एक साथ पूछा जी। पहला सवाल का मैं जवाब देता हूं। ये घर घर में इशू पहुंच चुका है। हमारे बीवी की एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, कभी कोई पॉलिटिक्स में इनको दिलचस्पी नहीं है, कभी वोट डालने नहीं जाते हैं, बट जब औरतों ने ये बहुत बड़ा जुलूस निकाला और रिक्लेम द नाइट वाला जो प्रोग्राम था, इसमें जाकर शामिल हो, उनके साथ हमारे यहाँ के दूसरे औरत भी शामिल हुए जिन्होंने कभी ना पॉलिटिक्स किया है, न ही कोई जुलूस में या कहीं जाके कोई नारेबाजी में शामिल हुआ है। तो ये बाकायदा है कि ये जो मुद्दा है ये घरों तक पहुंच चुका है। खास तौर से औरतों में तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, दूसरे लोगों में भी हुआ है कि इस तरह का कैसे हो सकता है। एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में वहाँ के इंटर्न को मार दिया जाता है रेप करके, और उसको लेकर यहाँ वहाँ कभी ये टाल रहे हैं तो कभी वो टाल। ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ये एक ह्यूमन इशू के तौर पर उभर कर आया है। बाद में पॉलिटिशियंस इसमें आ गए हैं और उन्होंने अपना अपना खेल जो है वो शुरू किया है। जाहिर है पॉलिटिशियंस को जो करना है वो तो करेंगे, और जो विरोध में है ममता बनर्जी के, वो इसका फायदा उठाने का कोशिश करेंगे। अगर ममता बनर्जी विरोध में होती तो उन्होंने भी फायदा उठाया होता, और जो सत्ता में है वो डिफेंसिव में है। जाहिर है कि वो अपना पीठ बचाने की चक्कर में लगे हुए हैं और अलग अलग के स्ट्रेटेजीज दोनों तरफ से हमको देखने में आ। तीसरी बात जो सवाल आपने पूछा, ये सबसे लो पॉलिटिकल मूवमेंट है या नहीं? लो पॉलिटिकल मूवमेंट हम नहीं कहेंगे, पर बहुत बड़ा चैलेंज जरूर। चैलेंज किस चीज का है? क्रेडिबिलिटी का है। खास तौर से ममता बनर्जी जो यहाँ चुनाव जीतते आए हैं, भाजपा का बहुत यहाँ कोशिश के बावजूद बड़े आसानी से और बड़े मार्जिन से जो चुनाव जीतते आए हैं अब तक, तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ये महिलाओं का वोट है, जो कि उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। कॉमन मैन जो वुमेन वो आइडेंटिफाई करते हैं, जो आम घर के महिला लोग हैं उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। कहीं उस जगह पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि अगर इससे पहले भी दूसरे इश्यूज आए हैं ना, संदेश खाली वाला इशू को उछाला गया था, काफी हल्ला हुआ था चुनाव से पहले, बट ये मुद्दा जो है एकदम शहर के अंदर एक बड़ा अस्पताल में ये घटना हुआ है, तो इसका एक इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हुआ है। सरकार का क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा है। ममता बनर्जी के ऊपर भी ये आ गया है क्योंकि उनके सरकार में और उनके पार्टी में ये सबसे बड़े लीडर हैं, अनचैलेंज्ड लीडर हैं। तो ये लो मोमेंट हाई मोमेंट में जाना नहीं चाहता हूँ, बट बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है। उनको काफी कुछ प्रश्न का सामने उनको खड़ा होना पड़ रहा है, और ये चैलेंज कितना तगड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये चैलेंज पीपुल्स जनता के अंदर जो उनका छवि है उसको लेकर सवाल उठा है। तो ये चैलेंज अपने आप में है। लो मोमेंट हाई मोमेंट में जाना नहीं चाहता हूँ, कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो चौथा सवाल आपने पूछा कि ये कितना बड़ा इशू है, अभी यहाँ का सबसे बड़ा चर्चित इशू यही बंगाल में, ये सबसे बड़ा चर्चित इशू है। दूसरे जो इश्यूज थे या रहे हैं वो थोड़ा पीछे चले गए हैं, सीन के पीछे चले गए हैं, स्टेज के पीछे चले गए। स्टेज में यही इशू अब सबसे बड़ा इशू है। अगला सवाल मेरा ऋतिक मंडल से है। ऋतिक, आप ग्राउंड पर लगातार मौजूद हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नबन्ना मार्च के बारे में बताइए, इसकी प्रकृति के बारे में बताइए। सत्ता पक्ष यानी टीएमसी इल्जाम लगा रही है कि लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी इसमें शामिल है। नबन्ना मार्च आयोजित करने वाले कह रहे हैं दिस इज स्ट्रिक्टली ए पॉलिटिकल, और सरकार हमारे रोष को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। क्या था, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, क्या इसका कलकत्ता के बाहर दूसरे बंगाल के शहरों में भी और गांव में विस्तार हो सकता है? नबन्ना मार्च
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने इस बात की जिक्र की है, क्योंकि उस दिन से हम भी देख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की पॉलिटिक्स हम अक्सर नहीं देखते। एक तो रही बात, ये जो नौवन्नो अभियान का जो ऐलान दिया गया वो एक गैर राजनीतिक बैनर में दिया गया। कौन है ये? पश्चिम बंगाल छात्र समाज। लेकिन बाद में देखा गया पुलिस इस तरीके से डर और दबाव के सामने, क्योंकि 14 और 15 अगस्त के दरमियानी रात का मंजर तभी भी ताजा था सबके जहन में कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या हुआ था। और उस दिन भी इस तरीके से एक आवाज था कि वहां पर पूरे राज्य में आंदोलन होगा। तो पुलिस बहुत शुरू से वो इस बात को लेकर चिंतित थे, लेकिन पहले ही पुलिस ने जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके का हालत हमने कभी नहीं देखा है। देखिए, इससे पहले हर साल हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर लेफ्ट जो अक्सर जाने जाते हैं इस तरीके से एग्रेसिव मूवमेंट, लॉ वायलेशन के प्रोग्राम वो करते हैं, लेकिन ना किसी पॉलिटिकल बैनर है, एक गैर राजनीतिक बैनर के तौर पर किया गया। लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि दरअसल इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश है। उस दिन से मैं वहां पर था। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि बीजेपी इस रैली को सपोर्ट किया था शुरू से, या फिर उसने ये भी किया कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, जबकि बंगाल के तमाम विपक्ष के पार्टी चाहे लेफ्ट या फिर ये जो मूल जो आंदोलन कर रहे हैं यानी जूनियर डॉक्टर्स, वो भी अपने आप को इस रैली से, इस अभियान से जो है अलग कर लिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक भनक जो है ये लग रही थी। और अमूमन मैं आपको बताऊं, पुलिस ने भी ये स्पष्ट अंदेशा दे दिया था कि दरअसल इस आंदोलन के पीछे 27 तारीख वाली आंदोलन के पीछे राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने इसको समर्थन दे दिया था। चलिए, तृणमूल कांग्रेस ने तो खुलेआम ये कह दिया दरअसल ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन सौरभ जी, मैं जरा इस पर गौर फरमाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, अगर ये हम मान ले तृणमूल कांग्रेस की आरोप, पुलिस के भी मान ले कि दरअसल बीजेपी ने करवाया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये अगर ये सच है तो ये बीजेपी और विपक्ष के पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सफलता हम देख सकते हैं इस लिहाज से, क्योंकि उस दिन ना सड़कों पर शुभेंदु अधिकारी थे, ना उन स्टूडेंट लीडर के पीछे ना सुकांतो मुजुमदार थे, ना किसी भी राजनीतिक नेता इन सारे रैलीज को अगुवाई कर रहे थे। और अमूमन हम जैसे देखते हैं, बीजेपी जब इस तरह के लॉ वायलेशन करते हैं वो 1-2 घंटे तक इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उस दिन का मंजर पूरे शहर कोलकाता को जानते हैं, शुभीरदा और जो जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि हावड़ा कोलकाता अगर इस चारों तरफ से घिर जाए तो कितना मुश्किल पैदा हो सकती है। 17-18 जगह से इस तरीके से 5-5 घंटे तक बिना कोई पॉलिटिकल बैनर लिए कई सारे लोगों को, और ये मैं जरा बताना चाहूंगा, उस दिन मेरे लाइव रिपोर्ट में आज तक और इंडिया टुडे के दर्शक भी देखे थे, और मैंने बार बार जिक्र किया था छात्र समाज जरूर इसके अगुवाई में थे, लेकिन उस दिन उस भीड़ में बहुत सारे आम इंसान, उसके राजनीतिक परिचय में नहीं जा रहा हूं और उसकी जरूरत भी नहीं है, वो आम इंसान है। कुछ लोग बांकुड़ा से आए हुए थे, कुछ लोग इस मिदनापुर से आए हुए थे, उनमें से बुजुर्ग भी थे, महिला भी थे, छात्र तो जरूर थे। उनका ना तो कोई जात था, धर्म था, राजनीतिक परिचय था, लेकिन अगर इसको मान भी लिया जाए कि इसके पीछे बीजेपी पुरजोर जो है वो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इसको हम उसके सफलता देखेंगे क्योंकि बिना कोई नेता सड़कों पर थे, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ लाना और इस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाना, ये बड़ी बात है। मैं जरा सुबीर दा ने जिस बात की जिक्र की है कि ये जरूर ये हर घर की कहानी है बंगाल की, ये उन्होंने अपनी परिवार का बात कहा, मैं भी मेरे परिवार में वही देख रहा हूं। कोलकाता और बंगाल के तमाम आज जो आम इंसान है, आम नागरिक है, इस आंदोलन का हिस्सा इसलिए है कि ये दर्दनाक घटना जो हुई है वो बंगाल की एक आम बेटी के साथ हुआ है, जिसके साथ एक आम इंसान, एक आम माता पिता, एक मिडिल क्लास फैमिली का माता पिता, परिवार के दादा बहन सब रिलेट कर रहे हैं, सबकी कहानी है। और दूसरी बात, ये आग इतना भड़क रहा है क्योंकि ये सिर्फ इस आरजी कौर
कांड का घटना नहीं है। इसके पीछे हम जो देख रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख से कोलकाता में इस तरीके से जुलूस नहीं निकला था, हम बहुत कम जो हिस्सा है उसको टेलीविजन के सामने देश के अन्य भागों में हमने दिखाया था। सोशल मीडिया और बाकी सब कुछ के लिए जैसे जो देखा गया था उस दिन, वो कभी हमने मेरे छात्रावस्था से आज तक पत्रकार जब तक बना हो, इस तरीके के मंजर कभी नहीं देखिए। शुभेंद्र भी बेहतर कह पाएंगे कि सिंगूर आंदोलन के समय भी इस तरीके से लोग खुलेआम बीच रास्तों में देर रात को आम नागरिक नहीं आया था, क्योंकि ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं ये मिडिल क्लास का जो मूवमेंट है वो सरकार के खिलाफ है, तृणमूल के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, सीपीएम के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। बस बहुत हो गया, ये है आम कहना। और इसी के कारण लोग इतना गुस्साए हुए थे, लेकिन वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना आंदोलन को सड़कों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है ऋतिक, मैं वापस आपके पास आऊंगा। सुबीर दा का रुख कर रहा हूं एक स्टेटमेंट के साथ। ये स्टेटमेंट तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया। वो कहती हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश है, उनसे कहना चाहती हूं कि मैं बांग्लादेश का सम्मान करती हूं। वो भी इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात बांग्ला भाषा का, लेकिन बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है और भारत एक अलग देश है। मोदी जी, आप चाहते हैं कि वो आग बंगाल में फैले, तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। इसके बाद इन राज्यों के, जिनमें से ज़्यादातर भाजपा शासित राज्य हैं, मुख्यमंत्रियों के बयान भी आए। लेकिन मैं जिस जगह ये बयान दिया गया उसका रुख करना चाहता हूँ। छात्र परिषद का कार्यक्रम, बंगाल की राजनीति में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टूडेंट विंग का क्या रोल रहा है। नबन्ना मार्च का हम जिक्र कर रहे थे, लेफ्ट की हों, बीजेपी के हों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है या युवा मोर्चा है, और वो किस तरीके से मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए सुबीर जी। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो जिस तरह का पार्टी आज तक भी सीपीएम जैसा उनका किसान सभा का कोई संगठन तो है नहीं, पर छात्र संगठन उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। ममता बनर्जी खुद छात्र राजनीति से उभर कर आई थी कांग्रेस के पॉलिटिक्स में। तो ये जहां तक छात्र परिषद का और छात्र संगठन का सवाल है, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से शहरों में जहां की आज ये हादसा को लेकर काफी नाराजगी है और जहां का जनमत को लेकर ममता बनर्जी परेशान है। जाहिर है जिस तरह से उन्होंने कहा, इससे साफ जाहिर है कि वो दबाव में है। बट ममता बनर्जी का जो नेचर है, जो उनका राजनीतिक इतने सालों से हम उनको देखते रहे, पहले से 80 से जब वो पहले उभर कर आई थी, कि वो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, इसमें ये उनका तरीका। तो वो एक काउंटर अटैक वाला जिक्र कर रहे हैं कि साहब यहाँ कुछ हुआ तो हम नॉर्थ ईस्ट में वो क्या कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट में तृणमूल कांग्रेस का कुछ है, कुछ भी नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट में उनके कहने पर जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस और जो भी वो जाके वहां कोई गड़बड़ पैदा करेंगे, ये हम नहीं मानते। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ तक कि बंगाली अध्युषित बंगाली ज्यादा है त्रिपुरा में, वहां तृणमूल कांग्रेस को एक सीट मिला, आज तक नहीं। ये जो नॉर्थ ईस्ट का जिक्र उन्होंने कहा, दिल्ली का जिक्र उन्होंने कहा, ये हम समझते हैं कि ये उनका जो तरीका है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और ये धमकी देने वाला जो पॉलिटिक्स है ये करते रहे हैं, तो यही कर रहे हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि वो दबाव में है, बाकायदा दबाव में है, और घबराहट उनको ये है कि इस तरह का पब्लिक सेंटिमेंट, ऋतिक बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह का जो मास मोबिलाइजेशन वो हम सिंगूर के टाइम में भी नहीं देखा। सिंगूर के टाइम में जो देखा वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस मोबिलाइजेशन जो रिक्लेम द नाइट वाला मूवमेंट के दौरान हमने देखा, और जिसका असर कुछ हद तक नवंबर मार्च में भी हमको देखने को मिला। तो इस तरह का खास तौर से शहर में मिडिल क्लास के लेवल पर हमको देखने को नहीं मिला है, बहुत सालों से नहीं मिला। तो ये इससे जाहिर होता है कि वो दबाव में है, और वो समझते हैं, जिसको हम आर्मी के लैंग्वेज में कहते हैं ना, यू कम आउट विथ योर गन्स ब्लेजिंग, कि गोली चलाते हुए आप गिर जाओ, शहीद हो जाओ, उस तरह का एक रवैया इनका रहा है पॉलिटिक्स में। तो ये बात जो किया है, गैर जिम्मेदाराना ये सब बोला है,
कि आपने यहाँ आग लगाने को कोशिश किया था, हम नॉर्थ ईस्ट में आग, नॉर्थ ईस्ट में क्या आग लगाए? नॉर्थ ईस्ट में ना असम में ना त्रिपुरा में, दूसरे स्टेट आप छोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस को कोई जानता है? एक सीट उनको मिला है आज तक कहीं? तो ये वो नॉर्थ ईस्ट में ये कर देंगे, दिल्ली में फलाना कर देंगे, ये सब तो धमकी वाली बात है। और जहां तक हम समझते हैं कि दूसरे जो ऑपोजिशन वाले हैं इस इशू को, ये जो इशू है, इस इशू में वो पूरी तरह से ममता के पक्ष में रहेंगे और भाजपा का विरोध करेंगे, वो भी हम नहीं मानते, क्योंकि इस तरह का एक इशू ये आरजीकर वाला बन चुका है कि इसको लेकर दूसरे जो पार्टीज हैं, जो शायद इंडिया अलायंस में उनके साथ हो, उनका रवैया भी जाहिर हो चुका है। तो इसलिए ये कुछ हद तक अंडर प्रेशर इस तरह का जो टिप्पणी उनका, उसको हम मानेंगे कि ये अंडर प्रेशर उन्होंने कहा है, और उनका जो तरीका है ये काउंटर अटैक वाला इस तरह, बट ये उसी का एक हम देखने को मिल रहा है। और ये सब जो वो वहां ये कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट में कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट में उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं। त्रिपुरा जो जहाँ 75-80% बंगाली लोग हैं, हम त्रिपुरा के रहने, वहां तृणमूल ने क्या कर दिया? एक सीट मिला उनको? नहीं मिला। वहां भाजपा और लेफ्टिस्ट का लड़ाई हुआ पूरा। तो इसलिए ये सब जो कह रहे हैं ये अंडर प्रेशर कह रहे हैं, बट एक पॉलिटिकल रिस्पांस जो है ये भी इंटरेस्टिंग है कि तुरंत ये बिल लाना, ये जो बिल ला रहे हैं रेप के ऊपर, और एकदम इस तरह से कहा जा रहा है कि सजाए मौत इसके लिए होना चाहिए, ये भी एक डिफेंसिव, जो वो डिफेंसिव में अपने आप को पा रहे हो, वहां से निकल कर आने का एक कोशिश है, चक्रव्यूह के अंदर फंसे हैं, वहां से निकलने आने का कोशिश है, और ये एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है। बट ये हम जरूर कहेंगे कि बांग्लादेश का बात आए ना, तो बांग्लादेश से उनका जो रिस्पॉन्स है ये थोड़ा ज्यादा टैक्टिकल हमको लगा। बांग्लादेश में शेख हसीना ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया था कि ये बच्चा लोग का मूवमेंट कुछ भी नहीं है, हम संभाल लेंगे, पुलिस उतार के संभाल लेंगे, पुलिस तो यहाँ भी उतारा गया, बट पुलिस पे पूरा नहीं छोड़ रहे हैं, एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देने का कोशिश भी यहाँ वो कर रहे हैं। हाँ, बट कि हम ये बिल लाएंगे, वो बिल लाएंगे, और अपना छवि को भवाने का एक कोशिश यहाँ कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी यहाँ उनका रवैया थोड़ा ज्यादा टैक्टिकली स्मार्ट हमको लग रहा है, बट अपने आप में काफी डिफेंसिव में है। और पॉलिटिक्स जो हो रहा है वो आप सबको देखने को मिल रहा है, कौन क्या करेगा। अब ये कहना कि साहब इसमें क्या आग में घी डाला जा रहा है, तो ऑपोजिशन हर वक्त मछली शिकार करने में लगा रहता है। इस तरह का इशू मिलेगा, ममता बनर्जी ऑपोजिशन में रहेंगे तो वो भी इसका इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे, ये तो जाहिर है। शुक्रिया। अब जयंतो घोषाल जी के पास चलते हैं। जयंतो दा, ममता बनर्जी घिरी नज़र आ रही हैं लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, क्या खबरें आ रही हैं उनके खेमे से, किस तरह की तैयारी है? बयान तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन नैरेटिव उनकी पकड़ से बाहर है अभी। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल की जो हाल है वो कोई नहीं कहेगा कि ये अच्छी हालत है, और पश्चिम बंगाल में अभी एंटी इनकम्बेंसी इज वेरी स्ट्रांग, इसमें कोई संदेह नहीं है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। और दो इशू अलग है। एक इशू है जो एक घिनौनी घटना, जो रेप एंड मर्डर एक साथ हुआ है, और हॉस्पिटल में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और सुपरवाइजर से लेके सब लोग अभी मतलब घेरे में हैं। CBI इज इन्वेस्टिगेटिंग, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन द केस सुओ मोटो। सवाल है, एक तरफ आंदोलन, दूसरी तरफ न्याय। अभी जो बीजेपी कर रहे हैं, जैसे हमारे सुवीर भाई बोल रहे थे कि राजनीति में प्रतिपक्ष का काम ही है ये इशू को आगे ले जाना, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आपको एक चीज सोचना, मतलब समझना बहुत जरूरी है कि इस बार जो हम देख रहे हैं, वी वांट जस्टिस, ये बहुत नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, स्पॉन्टेनियस है, और इसमें आप मैं ये एपॉलिटिकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। एपॉलिटिकल, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, बट पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। अभी बीजेपी हैज टेकन इट इज ए पार्टी प्रोग्राम, और इसके बाद ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी रिजाइन करके भाग जाएंगे लाइक शेख हसीना, ये अगर कोई सोचेगा तो वो तो गलत है।
लेकिन चुनाव में ही आपको आना पड़ेगा, और नहीं तो 356। अगर आप 356 नहीं करेंगे या 356 में आपको लगे कि वो विक्टिम स्टेटस ममता को मिल जाएंगे, तो आपको चुनाव में जाना पड़ेगा। अभी बहुत 1 महीने में अभी बाकी है 6 बाई इलेक्शन। उसके बाद ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया है कि चुनाव स्टूडेंट लेवल में, क्योंकि ये छात्र समाज का नवान्न अभियान था बीजेपी का, तो इसीलिए बीजेपी सपोर्टेड जो व्हाट एवर इट इज। तो ये अभी छात्र समाज का भी चुनाव आ जाएगा, उसमें एबीवीपी है ही नहीं पश्चिम बंगाल में। तो अभी फिर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का स्टोरी और वो दिखाई नहीं दे रहा था, नाउ इन दिस क्राइसिस अभिषेक इज बैक, और अभी दोनों मिलके मीटिंग करके एक जॉइंट काउंटर मतलब जो ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी वो बना रहे हैं। तो ममता बनर्जी को भी पॉलिटिकली क्राइसिस में मतलब वो भागेंगे नहीं, लेकिन इट इज ट्रू दैट शी इज अंडर फायर। इट इज ट्रू दैट शी इज मतलब ऑपोजिशन कैन चैलेंज दिस सिचुएशन। इसको पॉलिटिकली कितना यूटिलाइज करके सत्य पे आना, ये जो मकसद है बीजेपी का, वो कितना पूरा होगा। लॉ ऑफ नेचर जो एसेंड करते हैं वो तो डिसेंडिंग होता ही है, लेकिन वो अभी 2026 में चुनाव है, क्या 2026 में इसका मतलब ममता इज गोइंग, मुझे उसमें मेरा संदेह है। क्योंकि बीजेपी का जो मास सपोर्ट त्रिपुरा का अलग है, सुबीर जो बोल रहे थे, त्रिपुरा इज डिफरेंट। मणिपुर में तृणमूल नहीं है, वो ऑल इंडिया जो आग वाग वो तो रेटोरिक्स है। वो तो शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला था कि गोली चलेगा, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो खुद रिवॉल्वर लेके गोली चलाना शुरू कर देगा अगर ममता बनर्जी रिजाइन नहीं करेंगे। लेकिन बोले तो है, वो तो वीडियो टेप में बोल रहे हैं। तो बीजेपी का मंडल प्रधान कि 2-4 लाश गिराना जरूरी है, नहीं तो ये आंदोलन सफल नहीं होता है बंगाल में। तो ये हिंसा इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट विक्ट्री इन बंगाल। वो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में ये सोच नहीं सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये एक पासवर्ड ऑफ इलेक्टोरल विक्ट्री, ये दुखद घटना है। लेकिन ममता बनर्जी इज क्वाइट स्ट्रीट स्मार्ट टू काउंटर दिस, और ये आपको मानना पड़ेगा। बाम राम बोले हैं ममता, लेकिन लेफ्ट डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस नवान्न अभियान। जूनियर डॉक्टर्स डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। कह रहे हैं वो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट करके एक स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनिक जो मास पार्टिसिपेशन, उसमें एक, बिकॉज वेस्ट बंगाल इज हाईली पॉलिटिकली पोलराइज्ड। जैसे बीजेपी के पक्ष में समर्थन है, वैसे टीएमसी का भी मास बेस, खासकर रूरल, ये हम जो देख रहे हैं इसे मोस्टली कैलकाटा सेंट्रिक अर्बन। तो आपको एक राज्य जय करने के लिए भाजपा को मुझे लगता है और ज्यादा समय, और एक लीडर हु इज अ सिंबल टू आउस्ट ममता, ऐसे बीजेपी में अभी भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का ही ब्रांड, उसी को यूज कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ज्योति बासु को हटाने के लिए ममता बनर्जी वॉज अ सिंगुलर एक वॉइस और सिंबल था। उस समय भी रेप को इशू को ममता यूज करते थे, और उस समय भी राइटर्स अभियान होता था नवन्नों के जगह। लेकिन उसका जो पॉलिटिकल डिविडेंड ममता को मिला है, अभी बीजेपी इज कॉपीइंग ममता बनर्जी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एज ऑपोजिशन। लेकिन बीजेपी में एक ममता बनर्जी का जरूरत है। देयर इज नो ममता इन द अपोजिशन। अभी बहुत सारे लीडर है, दे आर मेहनत कर रहे हैं, शुभेंदु, सुकांतो, दिलीप घोष, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है। लकेट चैटर्जी, अग्निमित्रा, आज महिला ब्रिगेड खोल दिया। तो इसमें एक डायरेक्शन, एक सिंगलनेस ऑफ पर्पस और डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी अभी भी भाजपा के लिए बहुत दूर जाना है। तो इसीलिए मुझे लगता है भाजपा जो कर रहे हैं वो बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा इज बेनिफिशियरी। भाजपा 0 था, आज 77 शायद एमएलए है, एक राज्यसभा एमपी भेज दिया, अभी पश्चिम बंगाल में मेन प्रतिपक्ष बन गया, कांग्रेस लेफ्ट फिनिश हो गया। तो ये इसमें बीजेपी इज अ बेनिफिशियरी। बीजेपी इसको और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डबल प्रमोशन लेके +5 से एकदम +7-8 में चले जाना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए और ज्यादा स्ट्रैटेजी, और सिर्फ मोदी जी का और अमित शाह जी के भरोसे पे या राष्ट्रपति शासन हो जाएगा और हम लोग गवर्नर रूल में आ जाएगा पावर में, ये ट्रे में सजा के आपको मोदी जी दे देंगे और आप शुभेंदु अधिकारी और दिलीप मजुमदार वो ट्रे में सजा के वो प्रसाद ले लेंगे, ऐसे नहीं होगा। ममता जो मेहनत किए थे, रादर उस समय कांग्रेस हाईकमांड सपोर्ट नहीं किए थे। अभी तो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप का सपोर्ट मिल रहा है स्टेट बीजेपी को। उस समय तो नरसिम्हा राव से लेके मतलब प्रणब मुखर्जी तक सब तो सीपीएम को साथ दोस्ती करके रखा था।
तो ममता बनर्जी फॉट नॉट ओनली अगेंस्ट सीपीएम, शी फॉट अगेंस्ट द कांग्रेस हाई कमांड ऑल्सो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि व्हाट बीजेपी इज डूइंग, वो बीजेपी का काम कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ये जो घटना है इसमें रेपिस्ट को सजा होना जरूरी है और इसमें जस्टिस लोग चाह रहे हैं और वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ये लोग कर रहे हैं। जस्टिस अब जो आंदोलन देख रहे हैं आज ये फोटो में, ये आंदोलन के डिमांड कौन किसके पास डिमांड कर रहा है? ममता बनर्जी कैन नॉट पनिश द रेपिस्ट टुडे। अभी तो ये सीबीआई का कोई कंक्लूजन नहीं आया, लेकिन हम पॉलिटिकली एक शो देख रहे हैं, एक ओपेरा देख रहे हैं और हम उसके आधार पर बोल रहा हूं। मैं आप दोनों वरिष्ठों से ये जानना चाहता हूं कि क्या ग्राउंड पर किसी भी किस्म का टैक्टिकल अलायंस दिख रहा है लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी के बीच में, क्योंकि दोनों का ज्वाइंट पॉलिटिकल एनिमी ममता बनर्जी और टीएमसी है। देखिए, ये जो लेफ्ट एंड बीजेपी दे आर कंबाइंड, ये कैंपेन तृणमूल कर रहा है, राम बाम। लेकिन जो ग्राउंड जीरो में मैं उस दिन देखा था नवान्न अभियान के समय, लेफ्ट डिडंट पार्टिसिपेट। इवन बृंदा करट इशूड ए स्टेटमेंट कि बीजेपी इज ट्राइंग टू हाईजैक द पॉलिटिकल बेनिफिट, पॉलिटिकल डिविडेंड, वो हाईजैक करना चाहते हैं। और सीपीएम को लग रहा है कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द बंगाल जो होता है ना, कि वो जो आईपीटीए के समय से जो कल्चरल फ्रंट, सॉन्ग, म्यूजिक, सिविल सोसाइटी, ये बीजेपी से ज्यादा लेफ्ट को ज्यादा मतलब नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, नेचुरल क्लाइंटेल, जो बीजेपी का जय श्री राम और अयोध्या राम मंदिर हिंदुत्व के साथ वो नहीं चलता है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो लेफ्ट कल्चर। तो इसीलिए लेफ्ट अभी थोड़ा बीजेपी से दूर होके अलग से इस मूवमेंट में अपना जो स्पेस है, जो कंप्लीटली गन, उसको रिवाइव करने में ज्यादा जुटे हैं रेदर देन गोइंग विद द बीजेपी। तो वो दोनों का सेम एनिमी है, लेकिन बीजेपी अपना स्पेस बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ भी कॉन्फ्रंट करना जरूरी है। नहीं तो बीजेपी के साथ कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे और सिर्फ ममता के खिलाफ जाएगा। अभी देखिए ना, 356 के इशू में सीपीएम इज ऑपोजिंग, कह रहे कि हम ममता के खिलाफ है, लेकिन 356 होगा तो प्रतिवाद करेंगे, हम 356 के पक्ष में नहीं। तो लेफ्ट इज ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन स्पेस। तो इसीलिए देयर आर लेयर्स, इसको आप ओवर सिंप्लीफाई करके एकदम कंक्लूसिव जजमेंट नहीं देना चाहिए। जी सुबीर दा। मैं जयंत के साथ सहमत हूं कि लेफ्ट का अपना पॉलिटिक्स है और लेफ्ट नेशनल लेवल पे बीजेपी को ज्यादा बड़ा दुश्मन मानता है, ताकि ममता के साथ उनका टक्कर जो है बंगाल तक सीमित है, क्योंकि ममता एक क्षेत्रीय दल है आज के तारीख में भी। हालांकि नाम के आगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बट ऑल इंडिया कहाँ, बंगाली पार्टी है, बंगाल में है, घोष बनर्जी मुखर्जी का पार्टी है। अच्छा, तो इसलिए यहाँ और थोड़ा ज्यादा कहें तो इनका लीडरशिप देख लीजिए, और साउथ कलकत्ता ममता बनर्जी फैन क्लब, हाँ। बट एक चीज जाहिर है इसमें कि लेफ्ट का देखिए, जब पहले ममता आई ना, ममता का जो रुख था लेफ्ट को खत्म करने का, मार काट उनके काडर्स के तरफ से, केस वेस, तब काफी लोग जाके बीजेपी में शेल्टर लेने का एक चक्कर था अपने आप को बचाने के लिए। बट जैसे ही वो वहां से निकल कर आए और ममता को भी समझ में आया कि ये ज्यादा लेफ्ट के ऊपर हमला बोलेंगे तो लेफ्ट के लोग जाके बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होंगे, तो ये जब बंद हुआ और कुछ दिन के बाद ममता को भी अपना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम सरकार चला सकते हैं अपने बलबूते पर, तो लेफ्ट वाले भी अपने ओरिजिनल जगह पर वापस चले। और जयंत जैसे कह रहे थे, उनका पॉलिटिक्स का स्टाइल डिफरेंट है। हाँ, ये राम वाम नहीं, ये सब उनके पॉलिटिक्स में ये चलता नहीं। हाँ, वो आईपीटीए वगैरह का तो जिक्र उसने किया, ये सब पुराना हिसाब है। बट एक चीज बहुत क्लियर है यहाँ, और वो ये कि जमीनी हकीकत जो है, ये यहाँ क्लियरली 29 मार्च में जो लेफ्ट पीछे आ गया, उससे इन्होंने एक सिग्नल क्लियरली भेज दिया कि हम ममता के खिलाफ जरूर हैं। ममता का जो रवैया है, इस तरह का जो दुशासन कहते हैं, उनके भाषा में कह रहे हैं हम, ये जरूर है, इसके खिलाफ हम खड़े होंगे। बट नेशनल लेवल, अब जिस तरह से ममता राम बाम का जिक्र करते हैं, इस तरह से बाम के तरफ से भी कहा जाता है ममता और बीजेपी का सेटिंग है। जयंत विल बियर मी आउट, ये लोग भी इल्जाम लगाते हैं
कि मोदी और दीदी का सेटिंग है, मोदी दीदी भाई भाई, इस तरह का एक रवैया लेफ्ट की तरफ से भी आता है। मोहम्मद सलीम अक्सर ये कहते रहते हैं। तो ये सब इल्जामबाजी बयानबाजी का तो बात छोड़िए, बट यहाँ पर लेफ्ट कांग्रेस के साथ भले जाएगा, बट लेफ्ट बीजेपी के साथ मिलके इस तरह का कोई मूवमेंट में शामिल हो जाएगा। और यही ममता के लिए अपने आप में एक प्लस पॉइंट भी है। जहां तक टैक्टिकल लड़ाई की जिक्र कर रहे थे जयंत, तो सही बात है कि ये जो डिवीजन है ऑपोजिशन में आज के तारीख में बंगाल में, ये ममता के फेवर में प्ले आउट करता है। जहां तक आप ममता बनर्जी शी इज अ स्ट्रीट फाइटर, हाँ, तो ये मैदान जंग का जो पॉलिटिक्स है इसमें वो इन लोगों से काफी आगे। किसी दिल्ली वाले ने उनको बैठाया, हाँ, ये दिल्ली वालों के खिलाफ लड़के अपने पार्टी में वो अपने जगह उन्होंने बनाई, इसीलिए क्षेत्रीय दल के तरफ वो चले। हाँ, और ये भी आपको याद दिलाएं कि ये बंगाल कांग्रेस का एक पुराना हिसाब है। चित्तरंजन दास, सुभाष बोस से लेके ममता बनर्जी की हाई कमांड वाला पॉलिटिक्स ये बंगाली को जसता नहीं है। इसमें ये गड़बड़ शुरू हो जाता है। ममता बनर्जी इज द लेटेस्ट मैनिफेस्टो। इस हाई कमांड बिजनेस में बंगाली लोग पसंद नहीं करते हैं कि साहब आपके ऊपर बैठ के कोई वहां से डिक्टेशन देगा, हाँ, दिल्ली ओस्तादी मानबोना, ये सब चक्कर एक है। बट यहाँ इसलिए वो ग्रास रूट उनका अपना यहाँ से उभर कर आए हुए हैं, इसलिए ये पॉलिटिक्स में अभी भी भाजपा से वो आगे चल रहे हैं। भाजपा भी ऑर्गेनाइजेशन उनका अपना है आरएसएस, बट यहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन फैला नहीं है। और इसका वजह ये है कि संभव बंगाल में ज्यादातर जगह जहां खासतौर से बंगाली आबादी ज्यादा है, क्योंकि बंगाल में सिर्फ बंगाली तो नहीं दूसरे लोग भी हैं, यहां पर भाजपा का जो बेसिक पॉलिटिक्स है वो अभी भी उसका एक्सेप्टेंस उस एरिया से आया नहीं है। हालांकि बंगाल वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट वो पॉलिटिक्स यहाँ चला नहीं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जहां तक ये पॉलिटिकली, मैं जयंत के साथ सहमत हूं कि साहब आंदोलन चाहिए, क्राई फॉर जस्टिस, घर का लड़की है, हम नहीं चाहते हमारा बहन को ऐसा हो जाए। इस मामले में लोग ममता बनर्जी से नाखुश हैं, और खास तौर से इसलिए कि कॉलेज का प्रिंसिपल और उनके चेले चपेटे जिस तरह से ये बदमाशी में लिपटे हुए हैं, पूरा हादसा में ये लोग, ये रोज जो नया नया खबर आ रहा है, इससे लोग और भी जो खिलाफ जा रहे हैं और गुस्सा हो रहा है उनको। पब्लिक एंगर जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं, बट इसको पॉलिटिकली आज के तारीख में ये बीजेपी को फायदा हो जाएगा, कल परसों वो तक के तौर पर बैठ जाएंगे, ये समझना बहुत, ये ठीक नहीं, ये नहीं होगा। और ये तभी हो सकता है, एक तो 356 का जिक्र किया, देखिए भाजपा का 356 का रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, ये कांग्रेस के जमाने में बहुत जल्द 356 हो जाता था, यहाँ शायद 356 का चक्कर नहीं है। भाजपा की तरफ से फट से 356 में शायद मोदी अमित शाह जाना पसंद नहीं करेंगे, भाजपा के जो लीडरशिप में है, या आरएसएस भी वो पसंद नहीं करेंगे। तो 356 अगर नहीं होता फिर आपको चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव काफी देर है, तब तक तो गंगा में पद्मा में बहुत पानी बह जाएगा, तब जी तक बिल्कुल इंतजार करें। इन सब बातों का जिक्र हो रहा है दो वजहों से, क्योंकि 28 अगस्त को देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का पीटीआई भाषा के लिए एक विशेष लेख में बयान आया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को वस्तु के रूप में देखने की मानसिकता जिम्मेदार है, और आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा इस पर अंकुश लगाया जाए। ममता बनर्जी ने भी एक चिट्ठी लिखी है जिस पर भाजपा और केंद्र सरकार का जवाब भी आया है कि बलात्कार और बलात्कार हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए केंद्रीय कानून और कठोर किया जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। और ये जो जिक्र हो रहा है इसलिए भी क्योंकि बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से। बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर हमारी नज़र बनी रहेगी। नेता नगरी में आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना खूब ख्याल रखें। ललन टॉप के दूसरे कार्यक्रमों पर भी नज़र बनाए रखें, मसलन गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, जिसमें इस दफ़ा आ रहे हैं मशहूर रैपर और अब वापसी की कोशिश करते नज़र आ रहे यो यो हनी सिंह, या फिर वो इंटरव्यू जिसे हम जमघट तो नहीं कह पाए क्योंकि एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में हुआ था, पर वो आधा सिनेमा अड्डा है आधा जमघट है। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद
कंगना रनौत जो अपनी फिल्म इमरजेंसी का प्रमोशन कर रही हैं। ये दोनों इंटरव्यूज आप जरूर देखिए। इसके अलावा देखिए मास्टर क्लास, जिसमें द हिंदू अखबार की डिप्लोमेटिक मामलों की, फॉरेन अफेयर्स के मामलों की एडिटर सुहासिनी हैदर के साथ हमने विस्तार से बात की है भारत के रूस, भारत के यूक्रेन के साथ संबंधों के बारे में और वहाँ जो गतिरोध चल रहा है उसके बारे में। तारीख हमारा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है जो रोज़ाना सुबह आता है, वो भी आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि उसको लिखने में, उसके शोध में और उसे रोचक बनाने में टीम खूब मेहनत करती है। चलते चलते एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। जल्दी हम अपनी पुरानी एक सीरीज मुख्यमंत्री को वापस लेकर आएंगे और साइंसकारी नई धज, नई चमक दमक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो देखते रहिए ललन टॉप, अपनी राय से हमें अवगत कराते रहिए। यदि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो उसे साझा जरूर करिए। कहा है कि कोसने वाले बड़ी फुर्ती दिखाते हैं, शाबाशी देखने वालों को और देने वालों को भी थोड़ी सी तत्परता दिखानी होगी। प्रणाम।